Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well और आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा कि ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा फॉर एवरीवन टू जॉइन बिकॉज वी हैव टू स्टार्ट ऑन टाइम और कोशिश यही है कि टाइमली इसको हम कंप्लीट करें। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अरसलान आसिफ है। मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। और पिछले 3 दिन जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक गए। जो भी सूरत हाल अभी थी एंड अभी सीज फायर भी अनाउंस हुआ है, तो आई थिंक आप लोगों को भी उस पर मुबारकबाद हो। काफ़ी हमें उसके लिए काम करना पड़ा। तो ये तो खैर करंट मेरा वो है। इसके अलावा अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस से ग्रेजुएशन की थी इन चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। और मैंने सीएसएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया था 2020 का। और 2022 का फिर मैंने क्वालिफाई किया था और मेरी एलोकेशन हुई थी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में, जिसे सेक्रेटेरिएट ग्रुप भी कहते हैं। एंड कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा 51st है, जो मैंने 2023 में ही सिविल सर्विसेज एकेडमी से जो है ग्रेजुएट उसमें किया था। एंड देन आई वेंट ऑन टू कंप्लीट माय स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्रॉम 46th एसटीपी फ्रॉम एसटीआई। ये तो मेरे बारे में इंट्रोडक्शन थी। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने सेशन के हवाले से। पहला सवाल इसमें ऑब्वियसली ये है कि मैं तो स्टार्ट करने लगा हूँ, हम स्टार्ट करने लगे हैं ये सेशन, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या आप तैयार हैं वो कुछ करने के लिए जो कि सीएसएस की तैयारी डिमांड करती है? क्योंकि देखें, एक एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सीएसएस करना है मैंने, ये तो एक स्टेटमेंट हो जाती है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि पहले आपको पता हो कि आप जो कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन जो है, क्या वो सिर्फ इस हद तक है कि आपने किसी के कहने पर पेपर देने के लिए आप रेडी हो गए हैं, होता है तो हो, नहीं होता तो ना हो। या वाकई आपने इसको सोचा हुआ है कि आपने आखिरी माइल तक जाना है, यू हैव टू गो टू द लास्ट माइल और यू मे हैव टू डू एन एक्स्ट्रा माइल। सो आर यू रेडी टू गो दैट डिस्टेंस? क्योंकि उसके लिए बड़ी रिगरस तैयारी है, ये मैं पहले बता दूं आपको। और जो मेरे सेशंस होते हैं वो डिजाइन ही इसी तरह होते हैं कि आप लोगों से काफी मेहनत मैं खुद करवाऊंगा। क्योंकि ये मैं आपको बता दूं, इसके बगैर सीएसएस क्वालिफाई नहीं होता। सीएसएस आपसे रिगर ही मांगता है, आपसे मेहनत ही मांगता है। और सबसे जो ज्यादा जो जरूरी चीज यहाँ पे मैं समझता हूँ, जो कि मैं अपने भी एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ, मैंने सबसे पहली जो बात की थी वो मोटिवेशन की थी। देखिए, ये एक फ्लेम, एक आग आपके अंदर होती है, उसको आपने मंद नहीं होने देना, उसको कम नहीं होने देना आपने। ये डिजायर आपकी है, ये वो डिजायर है जो आपको प्रोपेल करेगी कि आप उस डिस्टेंस तक जाएं। और जो डेली बेसिस पे हम अपने काम, अपना शेड्यूल बना रहे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो आप फॉलो भी करें। ये अगर आप कर सकते हैं तो फिर आई बिलीव देर इज गुड चांस कि आप सीएसएस कर सकेंगे। दूसरा मैं ये भी बता दूं कि मेरा तो इंटरैक्टिव सेशन होता है। क्योंकि आप जब तक इंटरैक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना मुझे इनपुट नहीं देंगे, उस वक्त तक यकीन करें आपकी तैयारी इफेक्टिव नहीं हो सकती। सीएसएस का सिस्टम ही इसी तरह डिजाइन हुआ हुआ है कि आपको जो है एनालिटिकली साउंड होना पड़ता है। मैं ऑब्वियसली फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होना जरूरी है, लेकिन जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकेंगे
उस वक्त तक आपको पेपर की भी समझ नहीं आनी है। अच्छा, और यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी इस सेशन में भी बिल्कुल ओपन हाउस है। आप लोगों ने जो भी सवाल किसी भी स्टेज पर पूछने हो, बिल्कुल आपने, यू आर फ्री टू आस्क वट एवर यू वांट टू आस्क। ठीक है। तो यहाँ से आगे अब हम जाएंगे कि ये करना कैसे है, ये होगा कैसे, सेशंस डिजाइन कैसे किए हैं हमने। मैंने 7 वीक्स लिखा हुआ है। 7 वीक्स का टोटल नहीं, ये 11 वीक्स है। 7 वीक्स का मैंने जिक्र क्यों किया है? आपकी आपसे जो मेहनत मैंने करवानी है ना, वो 7 हफ्ते की है। बाकी के 4 हफ्ते ज्यादातर बेस करेंगे आपकी इवैल्यूएशन के ऊपर, आपकी टेस्टिंग के ऊपर, और आपकी असेसमेंट के ऊपर। हमारा टारगेट एरिया क्या है? हम अपने सेशन में क्या अचीव करना चाह रहे हैं? इसका बहुत आसान सा जवाब ये है, अगर आपको सीएसएस का सिलेबस पता है, अगर नहीं पता है तो मैं एडवाइस करूंगा कि उसको आप एफपीएससी की वेबसाइट पे जाके देखना। वो हमारा टारगेट एरिया है, उसको कवर करना। मेरे सेशंस जब एंड होते हैं तो आपका सिलेबस पूरा कवर हुआ हुआ हो, दैट इज माय टारगेट। और पढ़ाना यानी सिर्फ अगर मैं बात करूं इंस्ट्रक्शन की, वो मैं 5 दिन पर बेस करता हूं अपने। जो छठा दिन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सैटरडे, वो मॉक डे होगा हमारा। और वो आपको मंडे को ही बता दिया जाएगा कि इस वीक का जो मॉक डे है वो किस सब्जेक्ट का होगा। और वो मॉक्स को इवेल्युएट हर मंडे या ऑल्टरनेट मंडे पर किया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कि जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है, उनके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फैसिलिटी होगी। और सबसे ज़्यादा ये कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ साथ मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, एसए के, प्रेसी के, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और इस्लामिक स्टडीज, वो भी उन्हें ही मिलेंगे जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ होगा। फिर हमारे सिलेबस की कंप्लीशन डेट जो है वो 11 अगस्त 2025। इस पर हमारा सिलेबस, हमारे मॉक्स, ये सब कुछ कंप्लीट, हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया होगा 11 अगस्त को। सेशन के आखिर में हमने ग्रैंड मॉक्स कंडक्ट करने हैं। उसका शेड्यूल भी आपके सामने है, और वो इस शेड्यूल पे होगा अगस्त 4 से लेके अगस्त 6। और ये कंप्लीट उस ही एटमॉस्फेयर, उसी कंडीशन में होगा जो कि एग्जाम्स के होते हैं। ये सेशन, अगर आपको ये लगता है कि मैं बस सिर्फ इसमें आपको लेक्चर्स डिलीवर करूंगा और मैं नोट्स आपको दे दूंगा और बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये सिर्फ ये नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये वाला जो सेशन है, इसमें सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ आपको कंडीशन भी किया जाएगा। आपकी क्या खसूसियात, आपके अंदर क्या स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक एस्पिरेंट के अंदर ज़रूरी होती है जब वो सीएसएस के पेपर में अपीयर हो रहा हो। वो स्किल सेट भी आपको उनसे सेंसिटाइज कराना और आपको आपके अंदर वो इनकलकेट करना, ये इस सेशन का मकसद होगा। हमारी कोशिश होगी कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन्हीं सेशंस में हम क्रिएट करें, ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी कंडीशन होना पड़े, ताकि when you finally sit for your CSS exams you must be conditioned enough कि आप उस वक्त उस एनवायरनमेंट से, उसके उससे जो है आप उस ओवरवेल्म ना हो। फिर वीकली टेस्ट यानी जो मॉक्स हमने डिजाइन किए हुए हैं, आपको खुद उससे अपनी प्रोग्रेस और सेल्फ असेसमेंट पता चलती रहेगी
तो उसका ये मकसद है। देखें, तीसरी चीज, और मुझे नहीं पता आप लोग मुझसे एग्री करते हैं इस पे कि नहीं, बट ऑनेस्टली ये बताइए मुझे, हमें बहुत ज्यादा वो मिल जाते हैं, रिसोर्सेज मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, पूरी पूरी डायरीज डाउनलोड कर लेते हैं हम, और ये ऑनलाइन लाइब्रेरीज होती हैं, ये अनमोल इकसाम किस्म की किसी से ये मिल गया। बट बी ऑनेस्ट एंड डू टेल मी, क्या आप लोग वाकई ये सारी याद करते हैं रिसोर्सेज जो आपको मिलती हैं? ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर आप बताना चाहें, कोई अगर वॉलंटियर। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोग क्या करते हैं डाउनलोड रिसोर्सेज वगैरह, बुक्स, इंटरनेट से? एनीवन? सवाल, जैसे ये मेरा सवाल है आप लोगों से, कोई जवाब देना चाहेगा इस पर? इट्स ओके, नो आंसर इज राइट और रॉन्ग, यू कैन से। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप मुझे ऑडियो पे जवाब दें। आई वॉन्ट यू गाइस टू बी इंटरैक्टिव, जैसे मैंने बताया। यस सर, बस जस्ट फॉर नॉलेज बस। हाँ, नहीं करते होंगे आप लोग, डाउनलोड करते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि वो सारा पढ़ते हैं, आप लोग याद करते हैं? अगर मैं आपकी नो बात करूं, सर, मैं याद बहुत तो नहीं कर पाते। ऑनेस्टली मैं आपको बता देता हूँ, मैंने तो क्वालिफाई किया हुआ है, मैं भी नहीं करता था। यस सर। मतलब मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज डाउनलोड हुए हुए थे, मुझे नहीं लगता मैंने उनमें से बहुत थोड़े ही शायद गो थ्रू किए होंगे, लेकिन मैंने वो फिर ऐसे ही रहने दिए थे। क्या वजह है उसकी? देखें, इट इज नॉट अबाउट कि आप कितना याद रख सकते हैं। आप मेरी तरफ से 30-40 किताबें याद करके चले जाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? किताबें पढ़ना जरूरी नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं उस वक्त जब पेपर आपके सामने आएगा। 3 घंटे आपके पास हैं। मुझे तो नहीं पता था, इट इज मोस्ट लाइकली आपको भी नहीं पता हो पेपर में क्या आएगा। वो तो आपको उसी वक्त पता चलता है जब वो आता है। तो वो जो हमने बंडल्स एंड बंडल्स ऑफ रिसोर्सेज याद किए हुए होते हैं, हाउ कैन यू अप्लाई ऑल दैट ड्यूरिंग दैट टाइम? देखें, ये एक स्किल सेट है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग एक्स्ट्रा रिसोर्सेज गो थ्रू ना करें, बिल्कुल करें। रीडिंग इज कंपल्सरी व्हेन इट कम्स टू सीएसएस, बट यू हैव टू डू दिस स्मार्टली। कौन सी चीज पढ़नी है किस चीज के लिए, ये पता हो सबसे पहले आपको। जैसे ऐसे के लिए, अम, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, सारे एस्पिरेंट्स ऐसे ही करते हैं। उर्दू बाजार जाते हैं, 5-6 किस्म के पहले हम लेते हैं सी एस एस क्वालिफाइड एसेज के नाम से। अच्छा, वो लिखी किसने होती हैं? उन्होंने लिखी हुई होती है जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ हुआ होता। और सब एक स्टीरियोटिपिकल किस्म का रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाते हैं, वो वही किताबें पढ़ के। एग्जामिनर को भी पहली लाइन पढ़ के समझ में आ जाती है कि ये वही किताब है जो मैंने पढ़ी थी जब मैं सीएसएस दे रहा था। मेरे पास भी आज तक रखी हुई है वो बुक्स। लेकिन इस तरीके से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम आपके अंदर जो चीज टेस्ट कर रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ स्टीरियोटिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्स। इट इज नंबर वन योर ओरिजिनलिटी, योर एनालिटिकल एबिलिटी, एंड योर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस what you have learned। ये एक स्किल सेट है। ये आपको उससे अलग करता है, उस कैंडिडेट से जो सीएसएस क्वालिफाई करता है। आपने शायद देखा होगा, बहुत जबरदस्त कैंडिडेट्स होते हैं, कभी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाते, और कभी कभी बहुत ही, जिन्हें आप एवरेज समझ रहे होते हैं, वो क्वालिफाई कर लेते हैं।
जरूरी नहीं, मतलब कभी कभी बहुत क्वालिफाइड लोग भी कर जाते हैं, बट एट टाइम्स आप देखते हैं कि इस तरह भी होता है कि जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो नहीं करता, जिससे नहीं कर रहे होते हैं वो कर जाता है। सिर्फ इतनी सी बात थी कि उसको पता था मैंने इन रिसोर्सेज को अप्लाई कैसे करना है पेपर के अंदर। ये एक चीज है जो मैं अपने सेशन में आप लोगों को बहुत ज्यादा हैमर डाउन करने की कोशिश करूंगा। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज रादर देन डाइविंग इनटू एन ओशन ऑफ नॉलेज। और यानी सीएसएस को आपने रिसर्च समझ के नहीं पढ़ना है। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपने क्वालिफाई करना है। उसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर स्कॉलर्स हियर, वी आर लुकिंग फॉर ऑफिसर्स। आप लोग सब ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। रिसर्च स्कॉलर तो आप में से कोई बनना नहीं चाह रहा, वरना इधर क्या कर रहे होते हैं। सो ऑफिसर बनने के जो स्किल सेट्स हैं वही आप लोगों को एग्जाम्स में टेस्ट किए जाते हैं आप लोगों के, और उन्हीं चीज पर मेरा भी फोकस होगा। और यही हमारा पॉइंट था कि जो एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है, और सबसे जरूरी चीज जो आपकी जॉब, जो आपकी सिविल सर्विसेज की जॉब आपसे डिमांड करती है, उसी चीज को अपने सेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट हमने इसी मकसद से किया है कि वो चीज आप जब अपने पेपर्स में बैठे तो रिफ्लेक्ट होती हुई नजर भी आ रही हो। बिलीव मी, आपका एक पेपर जो है ना, आप ऐसे का पेपर किसी भी एस्पिरेंट का मुझे देते हैं या कोई भी पेपर देते हैं, बहुत इजीली मैं बता सकता हूँ कि उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं या ऑफिसर लैकिंग क्वालिटीज हैं उसके अंदर। और ये इसी चीज को डिटरमिन करने के लिए ये पूरा आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर बनाया गया है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप में से जो भी मुझसे पूछना चाहे पूछ ले। कोई सवाल किसी का सो फार? सर जो मार्केट्स में बुक्स अवेलेबल होती है ऐसे के हवाले से, अगर इनको ना रीच करे तो नॉलेज, जो नॉलेज होती है वो अपने पर्सपेक्टिव में फिर बयान करना, क्योंकि बुक्स ही से रीड करने से ही नॉलेज आएगा। तो वो हाँ। चीजें समथिंग, तो वो फैक्ट्स आप डालेंगे तो हम्म। एग्जामिनर उसको फिर। हाँ, नहीं आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है तैयब, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अम, आपको कैसे पता कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? ओवरऑल जो डिस्कस किया जाता है सीएसएस के हवाले से कि आप ये बुक रिकमेंड किए जाते हैं, जैसे कि एफपीएससी में कुछ जो सिलेबस में बुक्स रिकमेंड है, अगर आप उसको नहीं पढ़े। हम्म। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है कि जो एफपीएससी ने आपको रेकमेंड की हुई है वो बुक आपने जरूर पढ़नी है। लेकिन अगर आप जाके कहेंगे कि मुझे ऐसे बुक दें, 20 मोस्ट 20 रिटन एसेज बाय मोस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, वो एक किताब यूजुअली खरीद के ले आते हैं, 20 में से कोशिश करते हैं 10 एसेज हम याद कर लें, होपिंग कि इसमें से कोई टॉपिक आ जाए तो बस हमने अन्नी फेर देनी है फिर। तो दैट आई कैन टेल यू, ये हर एक की स्ट्रेटजी होती है, हर एस्पिरेंट की, मेरी भी थी। लेकिन दैट डज नॉट हेल्प, क्योंकि इसमें आपकी रिफ्लेक्शन नहीं नजर आती। नॉलेज के लिए वो बुक्स जरूर पढ़ें जो एफपीएससी ने रेकमेंड की हुई हैं, उनकी लिस्ट में है। लेकिन अगर आप बुक्स सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि एफपीएससी ने रेकमेंड की हुई है और वो आपने सारी पढ़ भी ली, बट आपको ये नहीं पता कि इन बुक, ये जो आपने पढ़ा है, अच्छा यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे है, आप जो पढ़ते हैं उन बुक्स के अंदर, क्या एज इट इज उसे उठा के रिप्रोड्यूस कर दें या क्या करें? लेट्स से वो करंट अफेयर्स सर के पेपर। एज इट इज तो नहीं कर सकते, करंट अफेयर्स में भी सर हो सकता चेंजेस आती रहती है, तो एज इट हम्म। इज हो नहीं सकता। तो अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, वन ऑफ द रिकमेंडेड बुक्स हैं एफपीएससी की, आपने पूरी बुक पढ़ ली, क्या आप उसको जाके रिप्रोड्यूस कर दें कि एज इट इज सेड इन द बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान इज डोमिनेटेड बाय feudal and military alliance? तो
डू यू थिंक कि ये एक काफी होगा? सर आई थिंक एग्जामिनर इस चीज को तो नोट कर लेगा कि ये उस किताब से रिफ्लेक्ट कर रही है। हम्म। आपकी पर्सपेक्टिव उसमें तो नहीं आएगा जो आपके। आपका पर्सपेक्टिव उसमें नहीं आएगा। तो अपना पर्सपेक्टिव लाने के लिए आप उन बुक्स को पढ़ के अपनी अपना पर्सपेक्टिव लाने के लिए आप जब तक लिखेंगे नहीं, खुद उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखने की, और उसके अंदर इसको एज योर ओन ओपिनियन नहीं डालने की कोशिश करेंगे, तब तक आपके अंदर वो स्किल सेट डेवलप नहीं होगा जो कि एग्जामिनर देखना चाहता है आपके पेपर के अंदर। सर यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आप उस बुक को रीड कर ले और आप अपने पर्सपेक्टिव में बयान करें तो एज इट इज वो जो वर्डिंग्स होती है, वोकेबलरीज होती है, वो सेम हो जाती है। तो उस हवाले से सर। आप अगर ऐसे लिखते हैं तो क्या आप वो लेवल ऑफ वोकेबलरी या वो लेवल ऑफ वर्डिंग यूज करते हैं जो डॉन न्यूज़पेपर में है या इकोनॉमिस्ट मैगजीन में है? सर मैं तो कोशिश करता हूँ वैसे। कोशिश करते हैं। अपनी बता रहे हाँ, मैं भी नहीं लिख सकता उस लेवल की, बिकॉज जाहिर है वो तो बहुत क्वालिफाइड ऑथर्स होते हैं जो लिख रहे होते हैं। हैं हम सर। लोग तो अपनी बेसिक रूडिमेंट्री इंग्लिश में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। सो अगर मैं एक रिसोर्स में से कोई चीज पढ़ रहा हूँ, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं उसको अपनी उसी रूडिमेंट्री वोकेबलरी के अंदर रिप्रोड्यूस करूं, rather than using the same jargon, using the same advanced level of vocabulary जो उसमें है। बिलीव मी, इस अप्रोच ये बहुत ज्यादा पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट करता है इस पर एग्जामिनर जो है उसको, क्योंकि ये समझ में हाँ, और अपनी उस वर्डिंग में रिप्रोड्यूस करने के बाद आप बेशक सोर्स भी मेंशन कर दें, ये दिस विल अर्न यू मैक्सिमम क्रेडिट बाय द एग्जामिनर कि इसने ये चीज पढ़ी भी है, समझी भी है, एंड ही इज एबल टू रिकॉल दिस। ये एक उसके लिए एविडेंस होता है। ओके सर। चलें, मूविंग फॉरवर्ड। शेड्यूल जो हमारा है और उनके टाइमिंग्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ऐसे की बात की जाए तो दैट वुड बी ऑन मंडे फ्रॉम 10 p.m. टू 11 p.m. मैंने ये टाइम इसलिए चूज किया है बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं वो कहते हैं कि जी 9 बजे हम वो नमाज का टाइम होता है और ये है, तो उन सारी चीज़ों से फ्री होकर 10 बजे आ जाएं बेशक। वी कैन ऑल्सो होल्ड अ पोल। मेरा जो यूजुअल टाइम होता है, मैं चाह रहा था दिस शुड बी 7 p.m. बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ऐसे ही कहा था कि आप 10 p.m. रख लें तो दैट वुड बी मोर feasible फॉर ऑल ऑफ देम। तो उसको देखते हुए हमने ये टाइमिंग एंड शेड्यूल जो है डिजाइन किया है। इसी तरह प्रेसिंग एंड कॉम्पोजिशन को हमने 10 p.m. टू 11 p.m. रखा है। पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स वेंसडे को 1 hour ईच क्लास है, दैट इज वाई वी आर स्टार्टिंग दैट एट 9 p.m. टू 11 p.m. सेम गोज फॉर जनरल साइंस एंड एबिलिटीज, क्योंकि ये 1 घंटा जनरल साइंस का होगा, 1 घंटा एबिलिटीज का होगा। इट विल बी फ्रॉम 9 p.m. टू 11 p.m. फ्राइडे को इस्लामिक स्टडीज के डे है, फ्रॉम 10 p.m. टू 11 p.m. अगेन 1 hour। सैटरडे हमारा मॉक डे होगा, एंड यू वुड बी इन्फॉर्म्ड ऑन मंडे के उस सैटरडे को पाकिस्तान अफेयर्स का मॉक होना है, या जनरल साइंस का होना है, या एसए का होना है, या इस्लामिक स्टडीज का, या प्रेसी का। परेशान तो आई होप आप लोग नहीं होंगे, हुए होंगे ये देख के। अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, इसका तो मतलब है कि यू आर ऑल सेट टू परस्यू दिस। और अगर आप परेशान हो गए तो ये उससे भी ज्यादा अच्छी बात है,
क्योंकि ये इससे ज्यादा या इस लेवल की परेशानी पेपर में भी होती है। तो इट इज गुड कि पेपर से पहले जितना परेशान होना है हो जाए, और ये आपसे रोजाना इस शेड्यूल को फॉलो करवाया जाएगा ताकि पेपर के लिए आप रेडी हो बिल्कुल। अब सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात कर लें, ऐसे को हमने टारगेट किया है 9 वीक्स पर। जो बाकी के रिमेनिंग 2 वीक्स है उसमें उसके कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड मॉक्स होंगे। फर्स्ट वीक पे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसे से रिलेटेड करना है डिस्कस। देन थीसिस स्टेटमेंट एंड डेवलपमेंट सेकंड वीक है। थर्ड वीक पे हाउ टू डेवलप एन आउटलाइन एंड ब्रेक डाउन अ टॉपिक। फोर्थ वीक पे हमने इंट्रोडक्शन को चार्ट अप करना, डेवलप करना। फिफ्थ वीक पे पैराग्राफ डेवलपमेंट पे हमने पूरा फोकस करना है। सिक्स वीक पे कंक्लूजन को चार्ट अप करना। सेवेंथ वीक और एट्थ वीक पे हमने जो दो ऐसे काइंड्स हैं जो कि सीएसएस के अंदर एग्जामिन होते हैं, उनको इन इट्स फुल कंप्लीट फॉर्म एंड इन इट्स फुल रिक्वायरमेंट हमने प्रैक्टिस करनी है। और फिर नाइन्थ वीक में हम ऐसे के मॉक्स एंड एवेल्युएशन, ऑब्वियसली एग्जामिनिंग एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, सिर्फ ये पढ़ लेना वुड नॉट बी माई सोल एम। आपने किस तरह की इंग्लिश लिखनी है, किस तरह आपको लिखना चाहिए, सेंटेंस आपको कैसे बनाने चाहिए, मेरा फोकस थोड़ा सा इस पर भी होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू राइट इज व्हाट यू रिफ्लेक्ट इन योर एग्जाम्स, एंड व्हाट यू रिफ्लेक्ट इज व्हाट द एग्जामिनर मार्क्स इन एग्जाम। एग्जामिनर यही देखता है कि उसके सामने जिसका पेपर आया हुआ है, क्या उसके बारे वो समझता है कि ये इस तरह का कैंडिडेट है जिसको वो पास करे। तो आपके सेंटेंसेस, आपकी वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इस पर मेरा थोड़ा सा सेशन जाया करेगा कि हाउ डू यू राइट अ पैराग्राफ, हाउ डू यू क्या कहते हैं अप्रोप्रिएटली डेवलप योर राइट अप। अच्छा, अब प्रेसिएंट कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट वीक अगेन प्रेसी की जो रिक्वायर प्रेसी, आई होप आप लोग सब समझते ही होंगे इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। हाउ डू यू कंडेंस अ सेंटेंस इस तरीके से कि उसका एसेंस उसमें से मिस ना हो, और जो उसकी ब्रेविटी रिक्वायर्ड है, इस तरीके से आपने सेंटेंसेस को छोटा करना है, किस तरीके से आपने उसका आइडिया कन्वे करना है। फर्स्ट वीक हमारा इस पे फोकस होगा। और उसके बाद सेकंड वीक में उस प्रेसी को पूरा डेवलप आपने कैसे करना है, और उसकी प्रैक्टिस, दैट वुड बी बेस्ड ऑन योर सेकंड वीक। थर्ड वीक में आके हमने टेंसेस और आर्टिकल्स पर अपना फोकस करना है, और इसी के साथ साथ हमने जो है अपना कॉम्प्रिहेंशन पर भी उसी तरह ही फोकस करना है। फिर फोर्थ वीक प्रपोजिशन एंड कंजंक्शंस की प्रैक्टिस, ये बेसिकली ड्रिल है, फॉर्म में होगा। आपको पहले पता हो प्रपोजिशंस को यूज कैसे करना है, कंजंक्शंस एंड प्रपोजिशंस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और फिर उनको ड्रिल फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। फिफ्थ वीक के अंदर आपकी पंक्चुएशन, उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो पढ़ के हम स्ट्रेट विल गो टुवर्ड्स प्रैक्टिस। सेवन्थ वीक के अंदर आपके फ्रेजल वर्ब्स यानी इडियम्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर हमारा फोकस होगा। ये भी मैं बताऊंगा कि हाउ डू यू लर्न, हाउ डू यू क्रैक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और इडियम्स को किस तरीके से अगर आपको ना आता हो तो आपने इंटरप्रेट करना है। हम इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। एट्थ वीक पे हम फाइनली अपना पूरा रिव्यू करेंगे इस पेपर के हवाले से। नाइन्थ वीक एंड ऑनवर्ड्स हम मॉक्स एंड एवेल्युएशन पर जाएंगे इसके।
करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें, आवर फर्स्ट वीक वुड बी बेस्ड ऑन पैलेस्टाइन एंड मिडिल ईस्ट क्राइसिस। आपको पता है दिस इज द मोस्ट करंट क्राइसिस जो हो रहा है। सेकंड वीक वुड बी बेस्ड ऑन कश्मीर इशू। थर्ड वीक वुड बी बेस्ड ऑन अरेबियन सी कंपटीशन, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और मजीद, ऑल दो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, मैं बहरहाल उसको भी कवर करूंगा, और वो है कंपटीशन इन आर्कटिक सी। ये आपका एक रिसेंटली इमर्जिंग फिनोमिनन है एवर सिंस ट्रम्प हैज रिटर्न टू पावर। एनी हाउ, फोर्थ वीक पे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड कवर करना है। फिफ्थ वीक में जाके न्यूक्लियर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स, ये सब कुछ अम, जो है हम कवर करेंगे। सिक्स वीक पे हमारा टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट कवर होना है। सेवेंथ वीक पे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। एट्थ और नाइन्थ वीक वुड बी बेस्ड ऑन पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स। और टेंथ वीक से हम अपने मॉक्स एंड इवेल्युएशन की, आपने देखा होगा करंट अफेयर्स को वी आर टेकिंग इट राइट अप टिल टेंथ वीक आउट ऑफ आवर 11 वीक्स। अब हम अगर पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें, एंड बाय द वे ये आप खुद भी कंफर्म कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स वो हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट वीक में हमने इवेल्युएशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन पाकिस्तान। सेकंड वीक में पॉलिटिकल एवोल्यूशन सिंस 1971। थर्ड में हमने एथनिक इश्यूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। फोर्थ वीक में हाइड्रो पॉलिटिक्स, पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, चैलेंजेस टू सॉवरेनिटी। फिर फिफ्थ में पाकिस्तान रिलेशंस विद इंडिया, कश्मीर इशू एंड अफगानिस्तान। सिक्स्थ वीक में प्रॉक्सी वॉर्स, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। सेवेंथ वीक में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, civil military relations and foreign policy. Eighth week would be based on ideology of Pakistan. Ninth week पे प्री पार्टीशन टॉपिक्स, एंड टेंथ पे फाइनल रिव्यू। किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है कि प्री पार्टीशन के लिए क्या एक वीक काफी होगा? ना चले, आई गेस किसी के जहन में सवाल नहीं आ रहा, तो इट्स फेयर इनफ। एज यू कैन सी के पाकिस्तान अफेयर्स को भी हम राइट टिल द एंड लेके जा रहे हैं। इसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा आखिर में। जनरल साइंस एंड एबिलिटीज। फर्स्ट वीक में जनरल साइंस से रिलेटेड हमने कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ नेचर, और जनरल एबिलिटी में क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग, ये कवर करना है। सेकेंड वीक में नेचुरल हैजर्ड्स एंड डिजास्टर्स, एनर्जी रिसोर्सेज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न मटेरियल्स, ये जनरल साइंस के टॉपिक में कवर होना है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज, ये आपकी जनरल एबिलिटीज में होगा। थर्ड वीक में बेसिस ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ये आपका जनरल साइंस का है। एंड मेंटल एबिलिटीज आपका जनरल एबिलिटीज का है। एंड यहाँ तक आपके, आप जो जनरल एबिलिटीज का सिलेबस है वो आपका कवर हो चुका होगा। फोर्थ वीक में ह्यूमन फिजियोलॉजी, डिजीजेस, एनवायरनमेंट। फिफ्थ वीक में एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। सिक्स वीक फूड साइंसेज एंड आईटी। सेवेंथ वीक में आके हम रिव्यू एंड मॉक्स की तरफ जाएंगे, जीएसए की हद तक। इस्लामिक स्टडीज का फर्स्ट वीक हमारा इंट्रोडक्शन टू इस्लाम। सेकेंड वीक पे सीरा ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थर्ड वीक पे ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम एंड इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। फोर्थ वीक पे इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर। फिफ्थ वीक में इस्लाम एंड वर्ल्ड। सिक्स वीक में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम। सेवेंथ से हम अपना रिव्यू स्टार्ट कर लेंगे। अगेन आई एम लीविंग द फ्लोर ओपन, अगर किसी ने कोई सवाल पूछना है तो।
Anybody who has any question. किसी का कोई सवाल नहीं है अभी तक? नो सर। ओके। यप, ये it's CSS preparation is all about investing in yourself. Everything worthwhile warrants investment. So does this. ये इसका फी स्ट्रक्चर है। जो कंप्लीट पैकेज है उसके अंदर लेक्चर्स तो होंगे ही। मेरे अपने बनाए हुए जो नोट्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के, एक तो वो है लेक्चर स्लाइड्स, यानी जो हम लेक्चर्स के दौरान स्लाइड्स यूज करेंगे वो भी अवेलेबल हैं। मॉक टेस्ट, इवैल्यूएशन, रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड एग्जाम अटेम्प्टिंग टेक्निक्स, जो कि हमने और हर ऑल्टरनेट मंडे को कवर करनी होंगी। एंड द कंप्लीट पैकेज फॉर दैट इज 10,000 ओनली। ये तमाम चीज़ें आपको नोवा और बहरहाल वर्ल्ड टाइम्स, किप्स एकेडमी या जितनी भी हैं, CSPS, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उनकी कॉस्ट क्या है। इट्स नियर अबाउट 50,000 एंड दिस वुड ओनली बी 10,000। ये इंडिविजुअल प्राइसेस हैं ऐसे प्रेसी, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, GS इस्लामियात की, और ये आप लोगों से शेयर हो जाएंगी। दैट इज फॉर योर कंजम्पशन। इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ लें, सेशन के हवाले से या जो भी है। बिल्कुल, द फ्लोर इज ओपन, जिस तरह के सवाल पूछने हैं पूछ लें। चलें, मैं लिंक दोबारा शेयर कर लेता हूँ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अदरवाइज वील रैप दिस अप। तो लेट मी शेयर द लिंक।